हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 3 जून के नाम से आपके समक्ष पेश है। और ये आपके आने वाले जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आप क्वेश्चन को डे बाय डे प्रैक्टिस करके ही उसे सही कर सकते हो। एक नियमित रूप से फॉलो करने की प्रक्रिया है, और इस तरह से आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, हम रोज हाजिर होते हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन जो है वो डिफेंस सेगमेंट से आ रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं ये वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में खासकर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि असम राइफल्स के नए डीजी के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है हाल ही में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, दूसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार नायर, और तीसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप अग्रवाल, और चौथा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सचदेवा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। इन्हें हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने अपना पदभार संभाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये कि ये 21वें डीजी के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला है असम राइफल्स के। ये आपको ध्यान देना है, कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि उनका क्रम पूछा जाएगा। तो ये 21वें डीजी हैं असम राइफल्स के। और असम राइफल्स के बारे में जैसे कि कहा जाता है कि इनकी बहादुरी के बारे में, ये पूरे मतलब इनका जो नाम है वो काफ़ी बहादुरी से लिया जाता है। इनके जो कारनामे हैं वो काफ़ी साहसिक कारनामे होते हैं। तो असम राइफल्स को हम सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि उत्तर पूर्व के प्रहरी। तो ये काफ़ी, ये जो असम राइफल्स हैं ये ऐसा सेगमेंट है, ये एक ऐसी कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, ये ऐसा एक संगठन है हमारे सैनिकों का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना एक अच्छा दबदबा कायम रखता है और देश की सुरक्षा के प्रति सचेत भी रहता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल्स के नए डीजी के तौर पे इन्होंने कार्यभार संभाला है। और आपको बता दें कि देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में असम राइफल्स का नाम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो असम राइफल्स के बारे में अगर हम बताएं तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के, अगर हम उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का पूरा जिम्मा इनके हवाले होता है। और ये बल जो है, ये जो अर्धसैनिक बल है, ये सुरक्षा मुहैया कराने तथा जन कल्याण के कार्यों को करने और विकास कार्यों में मदद करने जैसी काफ़ी विविधतापूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेफ्टिनेंट जनरल नायर इसके पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और डिफेंस सेगमेंट से आता है, इसे आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, और ये दूसरा काल है कोरोना का। जैसे कि हम बात करें कि 2020 में इसका पहला वेव आया था, और ये जो सेकेंड वेव की जो हम बात करते हैं तो ये 2021 में, वर्तमान में हम उसे उस वेव को, उसके दंश को झेल रहे हैं, और ये काफ़ी भयानक सिद्ध हो रहा है। चाहे वो अगर हम अपने देश के लोगों की जान माल की बात करें, या फिर आर्थिक स्थिति की बात करें, या फिर अपने अर्थव्यवस्था की बात करें,
तो हर तरफ से एक ऐसी विकट परिस्थिति बनाई है कि हर जगह वो सभी चीज़ों में एक तरह से ठहराव सा आ गया है, एक जड़ता की स्थिति आ गई है। तो इसी क्रम में एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है वो कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है 5.3%, दूसरा ऑप्शन है 4.3%, तीसरा ऑप्शन है 7.3% और चौथा ऑप्शन है 6.9%। तो फ्रेंड्स मैं आपको सही आंसर बता दूं, वो है 7.3%। तो 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। तो फ्रेंड्स ये समय समय पे आंकड़े जो हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। अगर हम बात करें ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की या ये नेशनल लेवल पे है। अगर हम बात करें तो आईएमएफ के द्वारा, क्राइसिल के द्वारा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा, इस तरह के तमाम एजेंसियां हैं जो समय समय पे देश के जीडीपी विकास दर की एक तरह से वो मूल्यांकन करते हैं और उनके आंकड़े जारी करते हैं। तो ये एनएसओ का जो आंकड़ा हाल ही में आया है उसमें 2020-21 के सेशन के लिए 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है, जो जिसका सबसे ज़्यादा किसका असर इस पे पड़ा है। तो ये जीडीपी पे ये जो गिरावट दर्ज की गई है ये कोविड-19 महामारी के वजह से उसका असर इसमें दिखने को मिलता है। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो यह 4% रही थी। 2019-20 की अगर हम बात करें तो ये 4% रही थी। जबकि चौथी तिमाही की हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट में 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो फ्रेंड्स ये आंकड़े आधारित क्वेश्चन है, ये हमेशा बदलते भी रहते हैं, हर वित्त वर्ष में अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग एजेंसियां जो होती हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग अनुमान व्यक्त करती है। तो ये आपको याद रखना है। अगर फर्दर कंपटीशन में जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके होंगे उसमें अगर करंट में आंकड़ों की अगर बात की जाती है तो उसमें ये जो आंकड़े हैं वो आपको काफ़ी लाभ की स्थिति में आपको सही प्रश्न जो है उसे डील करने में ये सहायक की भूमिका निभाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि एनएसओ के द्वारा जो अनुमान व्यक्त किया गया है वो 7.3% है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने, स्पोर्ट्स कैटेगरी के क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं समान रूप से। तो करंट अफेयर में अक्सर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो हर सेगमेंट से, जो अभी इसमें जो हम बात करें तो स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक फिर अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, एक कोच के रूप में, मुख्य कोच के रूप में नियुक्ति की बात की जा रही है। तो घरेलू सत्र के लिए 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्ति दी गई है और उसमें किसकी नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है विनोद कांबली, दूसरा ऑप्शन है अमोल मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है रमेश पवार और चौथा ऑप्शन है वसीम जाफर। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमोल मजूमदार। तो अमोल मजूमदार को सत्र 2021-22 के लिए मुंबई क्रिकेट संघ ने, एमसीए ने, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो है या मुंबई क्रिकेट संघ जिसे आप कहते हैं, तो उन्होंने अमोल मजूमदार को सीजन 2021-22 के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया है। अगर हम अमोल मजूमदार के कैरियर की बात करें तो ये 2006-07 में अपनी कप्तानी में मुंबई टीम को रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया था, उसमें इनका अहम रोल था। और इनके अगर क्रिकेट कैरियर की बात करें तो मजूमदार ने 171 फर्स्ट क्लास मैचों में 11,167 रन बनाए हैं। और इसमें जो बेस्ट पार्ट की बात हम करें तो इस दौरान 48.13 की बेहतरीन औसत से इन्होंने 30 शतक और 60 अर्धशतक भी उनके नाम दर्ज है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है कि हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ ने अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है 2021-22 के लिए। तो आपका जवाब होगा अमोल मजूमदार। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर निम्नलिखित में से किसे नया कप्तान नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की।
आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो काफ़ी नई है और काफ़ी कम समय में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, एक प्रसिद्धि हासिल की है क्रिकेट जगत में। तो अभी इस टीम में कुछ फेर बदल किए गए हैं, जिसमें उसमें राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से असगर अफ़गान को हटाया गया है और नया नियुक्ति किसे किया गया है उस पद पे। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है राशिद खान, दूसरा ऑप्शन है रहमत शाह, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद नबी, चौथा ऑप्शन है हसमतुल्ला शाहिदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये सही आंसर है हसमतुल्ला शाहिदी। हसमतुल्ला शाहिदी को अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के जो पहले कप्तान थे, जो असगर अफ़गान थे, उनको हटा दिया गया, उनकी सफलिंग की गई है और उनके स्थान पे हसमतुल्ला शाहिदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट के लिए इनको कप्तान नियुक्त किया गया है। जबकि अगर हम बात करें रहमत शाह की, तो वो दोनों प्रारूपों के लिए उप कप्तान के रूप में काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस ये एक तरह का सफलिंग है जो शीर्ष स्तर पे अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में की गई है। तो आपको उनके जो कप्तान है, जो नए कप्तान बनाए गए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, वो नाम है हसमतुल्ला शाहिदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नाम आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है। और इसमें अन्य देशों के जो प्लेयर होते हैं, अगर बांग्लादेश की बात करें तो उनके प्लेयर्स के नाम भी इसमें समाहित कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान के प्लेयर के नाम इसमें समाहित किए जाएंगे आपके ऑप्शंस में। तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, इसलिए ये नाम आपको सिर्फ याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो उसमें अभी किसने नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है दीपक गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, और तीसरा ऑप्शन है रंजन गोगोई, और चौथा ऑप्शन है शरद अरविंद बोबडे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें सही आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। और इसमें एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जस्टिस होते हैं, हम अगर बात करते हैं NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो इसमें ये एक परिपाटी है, एक इसमें जो व्यवस्था की गई है कि जो इसके अध्यक्ष का पद संभालेंगे तो उनकी जो योग्यता है वो या तो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, तो इन पोस्ट पे जो होते हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको NHRC अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के पद पे उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इंस्टीट्यूशन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इसके अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया है, उन्होंने पदभार संभाला है। इससे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हम आपको बताए हैं, अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें जो भी अध्यक्ष चुने जाते हैं उस पर नियुक्ति होती है। NHRC के जो चेयरमैन बनते हैं उनकी जो योग्यता होती है वो या तो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं भूतपूर्व, और या तो वो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, फैक्ट्स है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में, कि अगर हम बात करें किसी इंस्टीट्यूशन की तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई। ये एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको वनडे एग्जाम्स में और PCS एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे आप जानते हो CII के नाम से, का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है TV नरेंद्रन, दूसरा ऑप्शन है संजीव बजाज, तीसरा ऑप्शन है पवन मुंजाल, और चौथा ऑप्शन है राहुल सचदेवा। तो फ्रेंड्स आपको मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसमें जो CII के नए अध्यक्ष के रूप में जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है उनका नाम है TV नरेंद्रन।
और एक रोचक तथ्य और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इसमें, अगर हम थोड़ी सी इसके पीछे के घटनाक्रम की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें 1990 के दशक की अगर हम बात करें, तो पहले इसे जो अभी CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसे CEI के नाम से जाना जाता था, और इसे 1992 में CII के नाम से इसका रूपांतरण किया गया, इसका नामकरण किया गया, जिसे आज के संदर्भ में आप CII के नाम से जानते हो। और ये जो पहल थी, ये हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात जब उन्होंने शुरू की थी 1991-2 में, तो उस समय इसके नाम में परिवर्तन किया गया था। और वो जो दौर था उस समय इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप LPG के रूप में जानते हो, तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरुआत की गई थी, नींव रखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये CII संस्था जो है, इसके अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है TV नरेंद्रन, ये आपको याद रखना है। और TV नरेंद्रन के करियर की अगर हम बात करें, इनके करियर का जो क्रम है, जो इन्होंने अभी तक जो करियर का अपना सफ़र पूरा किया है, तो इससे पूर्व ये टाटा स्टील के CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे टाटा स्टील के, और MD भी थे TV नरेंद्रन, जिन्हें CII का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र और जो इकोनॉमिक अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम्स के लिए और PCS एग्जाम्स के लिए, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाने की परिपाटी रही है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 7वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की? यहाँ पे फ्रेंड देखिए, अंकुर नाम है, ये आपको याद रखना है। इस योजना का क्या नाम है? अंकुर नाम है। और ये किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में शुरू की है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा दिल्ली और चौथा मध्य प्रदेश। तो मैं आपको सही आंसर बता दूं फ्रेंड्स, अंकुर नाम की जो योजना की शुरुआत हुई है हाल ही में, वो मध्य प्रदेश राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर PCS एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको स्टेट का नाम पूछा जाएगा कि ये अंकुर नाम की जो योजना है ये किस स्टेट के द्वारा चलाई जाती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, मध्य प्रदेश स्टेट में, जहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है, अंकुर नामक योजना की शुरुआत की है। और इस योजना की अगर हम खासियत की बात करें, इसका जो मोटो है, तो इसका उद्देश्य है कि इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि नाम से आपको प्रतीत होता है कि अंकुर, किसी चीज़ का अंकुरण होना, तो ये आप पेड़ पौधे से जोड़ सकते हो, प्रकृति से जोड़ सकते हो। तो इस योजना के तहत मानसून के दौरान, जब बारिश का मौसम होता है, मानसून जब दस्तक देती है हमारे स्टेट्स में, इंडिया में, तो उस समय पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। कि जैसे कि आप सबको पता है कि पेड़ पौधे होते हैं तो ये हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए फेफड़े का काम करते हैं। तो इसमें एक पुरस्कार की जो देने की जो सुनिश्चित की गई है, वो उस पुरस्कार का नाम है प्राणवायु पुरस्कार, जो अंकुर योजना के तहत दी जाएगी उन प्रतिभागियों को जो मानसून के दौरान पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने के प्रति वो जो प्रेरित होंगे और अपनी जिज्ञासा दिखाएंगे। तो प्रतिभागियों को करना क्या है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए उन्हें पौधा लगाते समय एक तस्वीर लेकर अपलोड करनी है, और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी, और उन्हीं प्रतिभागियों में से किसी को चुना जाएगा जिसे प्राणवायु पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस है जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, जो अंकुर नाम की योजना के नाम से चलाई जा रही है, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि प्रकृति के प्रति, पेड़ों के प्रति लोगों को, नागरिकों को एक जागरूकता दी जाए और जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, वैश्विक अभिभावक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो जब भी हम
प्रश्नों पे चर्चा करते थे, तो ये हम हमेशा डिस्कस किए हैं कि जब भी कोई दिवस, कोई एक दिन मनाया जाता है, तो उसका जो भी विषय है, जिस विषय पे वो केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है, तो उस विषय के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाती है और उनके अंदर ये भावना उत्पन्न की जाती है कि उसका संरक्षण किया जाए, उस विषय वस्तु का संरक्षण किया जाए। तो यहाँ पे अभिभावक दिवस मनाने की बात की जा रही है वैश्विक स्तर पे। तो इसमें जैसे कि आप अपने माता पिता, अभिभावक कौन होते हैं? आपके माता पिता, बड़े भाई, सगे संबंधी जो हैं, तो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस तरह का दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस है आपके सामने कि अब विश्व अभिभावक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 5 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 1 जून और चौथा ऑप्शन है 12 अगस्त। तो मैं आपको सही आंसर बता दूं फ्रेंड्स चलते चलते। पहला इसमें जो सही आंसर है वो है 1 जून, 1 जून, जिसे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के नाम से वैश्विक रूप से अभिभावकों के प्रति एक सम्मान प्रकट करने के लिए और उनको सम्मान का एक सम्मानित दर्जा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के प्रति अभिभावकों की जो प्रतिबद्धता होती है और उनकी जो कर्तव्य होती है, उसकी सराहना की जाती है और उसके प्रति लोगों को उन्मुख करने के लिए इस तरह की पहल एक दिवस के रूप में मनाकर की जाती है। कि जैसे कि फ्रेंड्स, आप देखते हो आज के समाज में जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं। सभी को एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ सबका एक लगाव हो गया है और कंबाइंड फैमिली का जो वाइटल पार्ट होता था, जो उसकी इम्पोर्टेंस होती थी, वो दिन पर दिन हम खोते जा रहे हैं। तो इसी के प्रति कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति आप सम्मान प्रकट करो, अपने अभिभावक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करो और अपने कर्तव्यों की जो है उसे निर्वहन करो। इसलिए ये 1 जून का जो दिन है उसे विश्व अभिभावक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, ये नाम बदलकर इस तरह का एक देखते होंगे आप कि एक फेज वाइज किसी स्थल का नाम बदल के हमेशा ये चलता है। जैसे कि अभी हम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज के रूप में उसे जानते हैं, तो उसी क्रम में ये भी एक स्थल है जो महमूदपुर के नाम से पहले जाना जाता था, उसका नाम बदलकर परासौली कर दिया गया है। तो ये किस महाकवि की तपस्थली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है विद्यापति और चौथा ऑप्शन है जयदेव। तो ये सभी महाकवि हैं। तो इनमें आपको सही आंसर चूज करना है जिनकी तपस्थली का नाम बदलकर परासौली कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है सूरदास। सूरदास की तपस्थली को महमूदपुर, जिसका पूर्व में नाम था, उसको बदलकर परासौली कर दिया गया है। और अगर हम परासौली की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट जो एक गांव स्थित था जिसका पहले नाम महमूदपुर था, उसका नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर परासौली कर दिया गया है। और यह गांव महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास जो थे, महाकवि सूरदास थे, उनके दोहे, चौपाई और काफ़ी सारी इनकी रचनाएं आप सभी ने पढ़ी होगी और ये काफ़ी अव्वल दर्जे की होती थी। तो सूरदास जो थे वो ब्रज रास स्थली विकास समिति परासौली मथुरा पिछले 4 दशक से गांव का नाम बदलने की मांग कर रही थी। एक सूरदास से संबंधित जो इनके विकास समिति थी, एक समिति बनाई गई थी जिनकी एक मांग थी पिछले 4 दशक से कि इस गांव का नाम बदलकर परासौली किया जाए। तो ये इसको अब एक मूर्त रूप दे दिया गया है और महमूदपुर का नाम बदलकर परासौली कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो महाकवि सूरदास से संबंधित है, उनके तपस्थली से संबंधित है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? किस देश की टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देश के नाम ऑप्शंस में दे रखे हैं। हम ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तानी पुरुष हॉकी टीम, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम,
तीसरा ऑप्शन है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका सही आंसर जो है वो बता देता हूँ। इसमें जो सही आंसर है वो है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के जो पूर्व कोच, पूर्व प्रशिक्षक, जो ट्रेनर रह चुके थे, जिनका नाम हरेंद्र सिंह है, उन्हें अमेरिकी पुरुष टीम का नया कोच बनाया गया है। और अगर हम हरेंद्र सिंह के कैरियर की बात करें, इनकी अगर ये जर्नी है उसकी बात करें, तो ये साल 2012 में हरेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था, इन्हें प्राप्त हुआ था। अगर हम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें जो कुशल प्रशिक्षक होते हैं उनको खेल के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के सेगमेंट में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। जो एक अच्छे प्रशिक्षक की भूमिका निभाने में जो अव्वल दर्जे के प्रशिक्षक होते हैं उनको ये पुरस्कार दी जाती है। तो इन्हें 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका था और 2017 से 18 तक ये भारत के जो सीनियर हॉकी टीम थे उसके कोच भी रह चुके थे। इसके अलावा अगर इनके कैरियर पे हम विशेष फोकस करें तो ये भारत की महिला हॉकी टीम को भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। तो ये एक भारत के खेल जगत की बहुत बड़ी शख्सियत है और काफ़ी इनका नाम है, ख्याति प्राप्त है। और इनको अभी हाल ही में अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है, जो एक हमारे लिए गौरव की बात है। तो फ्रेंड्स ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको इनका नाम याद रखना है। हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज जो हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का जो परिचर्चा किया, इससे आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। और फिर से मैं आपको एक बार दोहराना चाहूँगा कि आप लोग रोज़ हमारे साथ बने रहिए। हम रोज़ 10 प्रश्न जो टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे उस डे के, डेली के डोज के नाम से हम आपके समक्ष रोज़ उपस्थित होते हैं और टॉप 10 क्वेश्चंस का हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपके रिजल्ट में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। रोज़ हम इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी काफ़ी लोगों को इससे जोड़ें हमारे इस एग्ज़ाम वॉरियर्स टीम से, जिससे और भी जो कैंडिडेट्स हैं वो लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स आज के सेशन से आज मैं विदा चाहूँगा और फिर हम कल मिलते हैं नए टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।